अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। इलेक्शन 2024 से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी मुनक़सिम नहीं थी जितनी आज दिखाई दे रही है। बारी PTI के लिए, उनकी रिहाई के लिए तहरीक चलाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब उन तक रसाई के लिए अंदरूनी जदोजहद में मुब्तला है। अंदरूनी तकसीम हमें पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है। हालात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं यहाँ तक पहुँच गए हैं कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर मुलाकात को लेकर आमने सामने आ चुके हैं। एक दूसरे पर मंजूर नज़र के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, जिसके बाद हमने देखा पार्टी के अंदर कुछ फैसले हुए कि जो सियासी कमेटी है, जो 3 रुकनी कमेटी है, वो फैसला करेगी कि कौन सी 5 शख्सियात बानी PTI को जेल पर जाकर मिलेंगी। जिसके बाद एक और फैसला भी सामने आया कि बाज़ाब्ता तौर पर बानी PTI जो भी बात करेंगे पार्टी उसको जारी करेगी अलामिये की सूरत में, ताकि जो एक कन्फ्यूजन है, मुख्तलिफ लोग जो मिलकर आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो बयानिए बनते हैं, उसकी रोकथाम की जा सके। एक ठोस जो है वो पॉलिसी या एक बयानिया बनाया जा सके। लेकिन इस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। ताहाल सलमान अकरम राजा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, जो मंजूर नज़र लोग हैं उनको बानी PTI तक रसाई है, वो मुलाकातें कर रहे हैं। उनकी फैमिली, उनकी बहनें जो हैं, ताहाल उनको मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिल रही। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक तकसीम, एक मारामारी की जो सूरत हाल है, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब टाइम देने के लिए। राजा साहब, खबरें हैं कि बानी PTI कुछ आपसे नाला हो गए हैं, जो आपका एक स्टांस था मुलाकातों को लेकर। पार्टी के कुछ रहनुमा जाकर कुछ शिकायतें लगाई आपकी, तो खबरें हैं कुछ नाला हो गए कि पार्टी को स्कूल की तरह चला रहे हैं आप। ये खबरें गलत हैं, ये झूठ पर मबनी हैं। मतलब इस तरह की कोई चीज़ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चले, डिसिप्लिन वैसे अच्छी बात है, पार्टी में होना चाहिए, लेकिन जिस तरह डिसिप्लिन को लेकर आपका जो मौक़िफ़ है, पार्टी के जो कायदीन है वो भी कुछ आपसे नाला है, डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, बैरिस्टर गौहर है, दीगर जो लोग हैं। बिल्कुल नहीं, कोई नाला नहीं है। पॉलिटिकल कमेटी हमारी ने मुकम्मल तौर पे तायद की है और कहा है कि लिस्ट के अलावा कोई शख्स अंदर नहीं जाएगा। इसके अलावा कोई मामला नहीं है। अच्छा, लिस्ट के अलावा कोई आगे नहीं जाएगा। लेकिन वो आपने देखा फैसल चौधरी ने मुलाकात कर ली, उनका लिस्ट में नाम नहीं था, बल्कि पार्टी ने उनको साइडलाइन किया। जो वकला की टीम थी उससे भी उनको साइडलाइन किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुलाकात कर ली। बैरिस्टर गौहर भी साथ थे उनके जब उन्होंने मुलाकात की। ठीक है, तो ये हमारा फैसला तो कायम है ना, उन्होंने फैसले से इनराफ किया। बहरहाल अब आगे बढ़िए। लेकिन पार्टी के चेयरमैन साथ हैं और उनके साथ मुलाकात हो रही है, कमेटी में नाम नहीं है, बल्कि ये भी कहा गया जो लामिया जारी हुआ था वकास अकरम की जानिब से, कहा गया था जो इस तरह मिलेगा उसके खिलाफ भी पार्टी कार्रवाई करेगी। देखिए, वो रोक तो नहीं सकते थे ना बैरिस्टर गौहर उनको। ये तो इंतज़ामिया ने जिन लोगों को अंदर भेजा वो चले गए अंदर, उनका रास्ता तो नहीं रोक सकते ना। वो चलते चले गए, दरवाज़ा खोला, उनको अंदर कर दिया, आगे बढ़िए। ये खैर अहम बात है, इसका फैसला पार्टी के अंदर हो चुका है। तो ये इस तरह इस नोई के टैक्टिक्स क्यों अप्लाई हो रहे हैं कि जो आप जैसे जो एक हार्ड लाइनर्स हैं उनको मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, बानी PTI के अहले खाना जो उनकी बहनें जो हैं उनको रसाई नहीं मिल रही, और कुछ लोग आते हैं आकर मुलाकात कर लेते हैं? पता नहीं हार्ड लाइनर से आपकी क्या मुराद है, कैसे मैं हार्ड लाइनर हूँ। एक आपने मुबहम जुमला बोला जो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन बहरहाल देखिए, ये तो आप इंतज़ामिया से पूछे ना, ये हम तो नहीं कर रहे ना। ये तो इंतज़ामिया फ़ैसला कर रही है कि किसको भेजना है उन्होंने, किसको नहीं भेजना। तो ये सवाल तो आप इंतज़ामिया से कीजिए कि वो कैसे फ़ैसला करते हैं कि किसको अंदर भेजना है और किसको अंदर नहीं भेजना। नहीं, हार्ड लाइनर से मीन ये था कि बहुत से इश्यूज़ के ऊपर आपका एक मौक़िफ़ है, आप उस पर रुके हुए हैं। पार्टी के दीगर लोग उसके बाद थोड़ा मुख्तलिफ जो है मौक़िफ़ जो रखने वाले लोग हैं उनको रसाई मिल रही है। आप जैसे जो लोग हैं जो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। कौन सा ऐसा मामला है जिस पे मेरा नुक्ता नज़र कोई बहुत मुख्तलिफ है या काबिल एतराज़ है? बात करने के हवाले से आपका एक और मौक़िफ़ है और दीगर जो रहनुमा है उनका और मौक़िफ़ है। आदम स्वाति क्या मौक़िफ़ है? क्या मौक़िफ़ है मेरा? क्या मौक़िफ़ है मेरा? क्या मौक़िफ़ है आपके मुताबिक भी राब्ता होना चाहिए? मैंने कब कहा है कि मुज़ाकरात ना हो? बिल्कुल होने चाहिए। अगला सवाल कीजिए। आपकी भी आशीर्वाद हासिल है, जब वो मिलकर आए तो आपने कहा कि नहीं वो अपने तय सारी चीजें कर रहे हैं, पार्टी उनके पीछे नहीं खड़ी हुई। तो इसमें क्या कोई इसमें तफरीक है? ठीक कहा, और यही कुछ बैरिस्टर गौहर ने भी कहा उस दिन। इसमें कोई दो राय नहीं है पार्टी में। चलें, अलीमा खान साहब कहते हैं जो मंजूर नज़र हैं, जो दोस्त हैं, वो हमारे लिए भी कोई मामला करें, हमारी भी मुलाकात हो जाए। तो कौन कौन से लोग हैं जो मंजूर नज़र हैं, जो दोस्त हैं, जो बासानी मिल लेते हैं? और मुझे नहीं पता। देखिए, ये तो इंतज़ामिया से पूछे ना कि वो, ठीक है, ये इंतज़ामिया से पूछिए ना कि वो किसको समझती हैं कि अंदर भेजना है और किसको समझती हैं कि नहीं भेजना,
और क्यों समझते हैं, ये बात तो आप इंतज़ामिया से पूछिए ना, बुलाइए उनके किसी फ़र्द को अगर आप बुला सकते हैं। चलें, आप अब नेक्स्ट जो मंगल है मुलाकात के लिए जाएंगे बानी पीटीआई से? जी, वो वकला की मुलाकात का दिन है और ख़ानदान की मुलाकात का दिन है, यकीनन हम जाएंगे। मुलाकात होती है या नहीं होती वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम जाएंगे तो सही। हमें तो रोक देते हैं ना, मीलों दूर वो नाका लगा के रोक देते हैं, ट्रक खड़े कर देते हैं। हलीमा खान साहिबा को, दीगर बहनों को, मुझे पिछले मंगल तो उन्होंने अडियाला के गेट से कोई 1-1.5 मील दूर सड़क पे ट्रक लगा के रोक दिया था। अब हम मंगल को देखेंगे क्या सूरत हाल होती है। इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हम रुजू कर चुके हैं, देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से कुछ करती है या नहीं करती, ये उनके अपने अब इस्तेहकाक का, अपनी इज्जत का मामला है। ठीक है, बानी पीटीआई से मुलाकात तो एक अप्रोच नहीं मिलने दिया जा रहा। शाह महमूद साहब भी, उन्होंने कुछ अर्सा पहले भी शिकवा किया, वो शिकवा जो लोग उनसे मिलते हैं शिकवा करते हैं कि लीडरशिप उनके पास भी मिलने नहीं आ रही, तो उन्हें तो मुलाकातों से नहीं रोका गया, वहाँ तो मिल सकते हैं जाकर, अदालतों में भी पेश होते हैं वो, तो वहाँ लीडरशिप नज़र नहीं आती। नहीं, जाते हैं। देखिए, वहाँ पे 2 दिन होते हैं, पीर वाला दिन और जुमेरात वाला दिन, जब उनकी ट्रायल होती है, उस ट्रायल के दौरान जाया जा सकता है। मैं कोई 2 हफ्ते कबल गया था, दीगर लोगों से मेरी बाद में भी मुलाकात हुई, वो अस्पतालों में आए हैं, चेकअप के लिए आते हैं, तो मुलाकातें हो रही हैं तवातुर से। अब हर शख्स की मुलाकात तो नहीं हो सकती, लेकिन पिछले 1 माह में कोट लखपत में जितने भी असीरान हैं सबसे मेरी 1 या 1 से ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं। ठीक है, मतलब मुलाकातें हो चुकी हैं आपकी। चलें, ये भी बता दें कि पार्टी में जो डिफरेंसेस हैं उस हवाले से बात जब होती है तो आपके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात काफ़ी लोग आपकी ही जानिब उंगलियां उठाते हैं, मरवत साहब से। देखिए, कोई डिफरेंसेस नहीं है। आप अगर ये प्रोग्राम इसी हवाले से करना चाहते हैं तो मुख्तसर कर दें, कोई डिफरेंसेस नहीं है, 2-3 लोग हैं, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। पूरी पार्टी मुत्तहिद है, एक फ़ैसला हुआ था, उस फैसले पर पूरी पार्टी खड़ी है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। ये कि हम खान साहब तक रसाई जो है उसको इंतज़ामिया के हवाले नहीं करेंगे, हम इसरार करेंगे कि हमारी जो लिस्टें हैं उनके मुताबिक मुलाकात कराई जाए, ये पार्टी का फ़ैसला है, कोई इस पर तनाज़ा नहीं है। 1-2 लोग हैं सिर्फ जो कोई इशू क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी ख़त्म हो गई बात, अब वो माजी का मामला है, ये अब कोई हालिया मामला नहीं है। इससे बहुत अहम मामलात हैं जिन पर बात की जा सकती है। ये डेफिनेटली अहम जो मामला है जो आप कह रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन ये जो डिफरेंसेस हैं सर, ये जो सामू चीज़ें नज़र आती हैं, खैबर पख्तूनख्वा से पार्टी में डिवीजन की बातें, या वाडा साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान बनने जा रही है, डिफरेंट जो है ग्रुप्स बन चुके हैं, जो इस तरह की खबरें आ रही हैं, उसको तकवीत उस टाइम मिलती है जब मुख्तलिफ लोग बाहर आकर मुख्तलिफ नोयत का जो है उनका स्टांस होता है, मुख्तलिफ नोयत के बयान देते हैं। नहीं, पार्टी बिल्कुल मुत्तहिद है, इमरान खान साहब लीडर हैं, अवाम उनके साथ है और पार्टी के तमाम मेंबरान जो हैं बिल्कुल इस हवाले से मुत्तहिद हैं। ये एक सोची समझी साजिश है, मनसूबाबंदी है कि इंतशार का तासुर दिया जाए। कुछ लोग उस मनसूबाबंदी में चल पड़ते हैं और गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इसको आप बहुत ज़्यादा अहमियत ना दीजिए, कोई इंतशार नहीं है पार्टी में। ठीक है, और इन्हीं क्यासराइयों से लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं जो दीगर पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करें तो ये इन्हीं क्यासराइयाँ जो हो रही हैं, इसमें ये भी बात थी कि शायद आपकी भी जो सेक्रेटरी जनरलशिप है ये भी कुछ खतरे में है, जैसे बहुत से लोग बाजी में साइडलाइन हुए, तो इस बार अंदर से कुछ आपके हवाले से भी आवाज़ें आ रही हैं। कुछ की ख्वाहिश हो सकती है, मुझे ऐसा कोई इशारा नहीं है, मेरा नहीं ख्याल, इसमें बिल्कुल कोई हकीकत नहीं है। और कुछ लोगों के तारीख दिल हैं, तारीख ख्वाहिशात हैं, तो आप उनको अहमियत देना चाहते हैं, दें। अपना प्रोग्राम आप इस हवाले से करना चाहते हैं तो 100 बार कीजिए, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। इससे बहुत अहम मामलात हैं, आपके वक्त का मैं समझता हूँ सर्फ बेहतर हो सकता है इससे। ठीक है, और ये जो ओवरसीज़ जो लोग बैठे हुए हैं, शहबाज गिल के हवाले से काफ़ी कह लें कि पार्टी के अंदर भी खबरें आती हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जो आपकी लीडरशिप है, मुख्तलिफ जो लोग हैं आकर इस तरह की बातें उन्हीं की जानिब से कही जा रही होती हैं कि अब वो कमेटीज़ में बैठते हैं, वही सारी बातें बैठ के शाम को अपने व्लॉग में करते हैं। इस पर पार्टी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी, इस हवाले से बिल्कुल आ रहा हैं कि वीलॉग जो लोग करते हैं उनको पार्टी के मामलात में कितना अमल दखल होना चाहिए, इस हवाले से हैं आ रहा, बिल्कुल हैं। लेकिन अभी कोई 2 टोक वाज़े फ़ैसला इस हवाले से नहीं हुआ। इमरान खान साहब से जब मुलाकात होगी तो इस पे भी उनकी हिदायत जो है वो ले ली जाएगी। आप डिसिप्लिन के हवाले से बड़े आप सख्त हैं, मतलब बानी पीटीआई को कहना पड़ गया कि क्लासरूम की तरह पार्टी, मतलब इस तरह की चीज़ें आप एक्शन लेते रहे हैं। तो आपने सुना उन्हें ये कहते हुए, ये आपने सुना उनको कहते हुए, उन्होंने ये नहीं कहा। देखिए, आप झूठ को अगर बार बार फैलाएंगे तो मुझे आपसे माजरत करनी पड़ेगी।
आपसे मैं अर्ज कर चुका हूं कि ज़्यादा अहम मामलात हैं। आप एक झूठे बयानियों को अगर आप बढ़ावा देना चाहते हैं तो मैं उठ जाऊंगा इस प्रोग्राम से। अगर आप कोई बात करना चाहते हैं जिसकी कोई अहमियत है, अंदर से आकर ये बात देखिए आपके लोग कौन लोग हैं, मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं कि दो लोग की बात करते हैं, दो लोगों की बात को अगर आप सारा चलें छोड़, अच्छा मैं आपसे माजरत चाहूंगा प्लीज, ठीक है? नहीं, आप कुछ और बात आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। काबिल एहतराम है हमारे लिए, मेरा कोई मौकफ नहीं है, मैं आपको कह चुका हूं ये झूठ है, बस खत्म हो गई ना बात, झूठ है। ठीक है। अच्छा, ये था कि जो आप शहबाज गिल के भी हम बात कर रहे थे, उनका तस्करा कर रहे थे, तो इस हवाले से कुछ आपका पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, आपने आज खुद कोई उनको रोका, बाकी हमने माजी में देखा बहुत सी चीज़ों पे आपने खुद नोटिस भी लिया, एक्शन भी लिया, इस हवाले से भी कोई एक्शन लेने का आपका इरादा है? देखिए हमारी अंदरूनी गुफ्तगू होती रहती है और जब कोई ज़रूरत होगी पार्टी मुशावरत से, पार्टी के अंदर इदारे मौजूद हैं, पॉलिटिकल कमेटी है, कोर कमेटी है, दीगर इदारे हैं, कोई मैं फ़र्द वाहिद ने फ़ैसले नहीं करने होते, मुशावरत से बात होती है और इमरान खान साहब से मशवरा किया जाता है, उस हवाले से जो भी फैसला होगा वो कर लिया जाएगा। ईद के बाद कहा जा रहा था कुछ अलायंस बनेंगे, कुछ मामला आगे बढ़ेंगे, मौलाना को इंगेज करेंगे, लेकिन अभी तक उस हवाले से भी जी वो बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रही हैं, सब कुछ बिल्कुल बढ़ रही हैं आपके सामने। कब तक मुतवक्किल है कि अलायंस बन जाएगा, सड़कों पर होंगे, जो लाएमल है उस पर अमल कर रहे होंगे, कब तक मुमकिन हो पाएगा? अगले चंद हफ्तों में। अगले चंद हफ्तों में, ठीक है। राय साहब, इसमें अब फिर वही बात आप कहेंगे कि सोर्स, और मतलब सोर्स वही हैं जो लोग अंदर से आते हैं। ये कहा गया कि बानी पीटीआई, उन्होंने कहा कि मौलाना अगर इजीली आते हैं, इंगेज होते हैं तो ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तान तरीके से बड़ी फोर्स है, मैन फोर्स उसके पास है, पावर है, स्ट्रीट पावर है, तो आज खुद भी अगर मौलाना साथ नहीं होंगे तो विदाउट मौलाना भी आप लोग मिलकर कोई दोबारा से तहरीक इस तरह चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल ये मुमकिन है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम एक अवामी पार्टी हैं, अवाम की ताईद हमें हासिल है, हम ये सब कुछ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि मामलात हल हों, सुलझ जाएं। जो ताले आज़मा हैं, जो मंसूबा साज हैं, जो इक़्तिदार पर काबिज़ हैं, वो अवाम की राय को अहमियत दें, मुल्क को मज़ीद किसी इंतशार से बचाएं। और इंतशार का सबब हम नहीं हैं, इंतशार का सबब वो हैं जिन्होंने इलेक्शन लूटा है, अवाम की राय को रद्द किया है, वो सुधर जाएं, आइन और कानून की हुकूमत, शराफत की बालादस्ती इस मुल्क में तस्लीम करें ताकि ये मुल्क आगे बढ़ सके। वरना वो बलूचिस्तान हो, वो सिंध हो, वो खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो या GB और आज़ाद कश्मीर, हर जगह इस वक्त बेचैनी है और इस बेचैनी के साथ आप मुल्क को तरक्की की राह पे नहीं डाल सकते। ठीक है। एक तरफ आज़म स्वाति साहब और बैरिस्टर सैफ जो हैं वो राब्ते में हैं, आप जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो बानी पीटीआई की रिहाई की नहीं, ओवरऑल जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उस हवाले से राब्ता करेंगे जो नेशनल इंटरेस्ट में होगा, मुल्क और कौम के मफाद में होगा। लेकिन इस पर भी हमने देखा मौलाना को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि किसी भी स्टेज पर आप एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता करते हो पहले उनको एतमाद में लें, तो एतमाद में ले लिया है मौलाना को, उनकी जमात को? नहीं, मौलाना जब हमारे साथ आ जाएंगे तो हर काम उनकी मुशावरत से होगा और मौलाना को बिल्कुल ये यकीन हम दिला चुके हैं कि हम कोई ऐसी डील या ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे जमहूरियत या आइन को ठेस पहुँचे। हम किसी शख्स बशमूल इमरान खान साहब के लिए आसाइश नहीं मांग रहे, हम पाकिस्तान में आइन, जमहूरियत और शराफत की बात करेंगे और कोई बात नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से वो मुतमईन है। ठीक है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही एक एलामिया जारी किया था कि बानी पीटीआई से जो लोग मिलेंगे, मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशन जो मेरे सवालात में भी नज़र आई, जिस पर आप ऑफेंड भी हुए, आपको बुरा भी लगा, तो एक बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद एक एलामिया में कहा था कि जो भी बात बानी पीटीआई से जो मुलाकात होगी पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर उसको जारी करेगी। इस पर भी अमल नहीं हो रहा, जो लोग मिलकर आ रहे हैं वो आके स्टेटमेंट्स तो दे रहे हैं। देखिए जो लोग मिल रहे हैं ये तो वो लोग हैं ना जिनको मुसल्लत किया जा रहा है, जो पार्टी के डिसिप्लिन से बाहर हैं। इसीलिए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इनको तो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत भेजा जा रहा है, ना कि जाएं और आकर एक बात करें जिसकी ना तस्दीक हो सकती है, ना जिसको हम मुसद्दका मानते हैं। इसलिए ये तो एक मंसूबा है कि जो असल लोग हैं जिनको मिलना है, जिनसे इमरान खान साहब मिलना चाहते हैं, जो वाक़तन उनके वकील हैं, उनके मुकदमे कर रहे हैं, या उनके ख़ानदान के अफराद हैं, उनको दूर रखा जाए और ऐसे लोगों को अंदर भेजा जाए जो इंतज़ामिया के मुंतखब करदा हैं, वो इमरान खान या पार्टी के मुंतखब करदा नहीं हैं मुलाकात के लिए। और वो जब डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करके अंदर जाते हैं तो बाहर आकर भी वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं। इसीलिए मैंने आपसे अर्ज़ की कि इन
बातों को आप मुसद्दिका समझकर इनकी तरवीज ना कीजिए, पूरा प्रोग्राम इन बातों पर मबनी ना कीजिए, ये झूठ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ठीक है, बैरिस्टर गौहर जो हैं वो मुलाकात कर आए, क्या आपने बानी को भी ये पूरी मामला उनके सामने रखे हैं कि जो लोग आपसे मिलते हैं आसाम व मंजूर नज़र है या कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, इस नोयत के इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर, तो वो ही गुरेज कर लें इनसे मुलाकात, इनसे बात करने से? देखिए, मुझे नहीं पता उस दिन मुलाकात में क्या पूरी बात हुई, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि बातें मुसद्दिका नहीं हैं। जो बात हुई वो हमारे सामने आ जाएगी, हम इसरार करते रहेंगे कि हमारी मुलाकातें ज़ाब्ते के तहत हों। जो खान साहब ने मुकर्रर किए हैं अपने स्पोक्स पर्सन न्याजुल्लाह न्याजी साहब, उनसे मुलाकात हो ताकि वो सही बात जो है वो बयान कर सके और पूरी मालूमात इमरान खान साहब को फराहम भी कर सकें। तो ये हम तकाज़ा करते रहेंगे, हम अदालत भी जाएंगे, हम सियासी सतह पे भी इसका तकाज़ा करेंगे और ये होकर रहेगा। चलिए, आरिफ अलवी साहब अमेरिका में हैं, वो लॉबिंग कर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ मिल रहे हैं, बानी पीटीआई के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कॉन्फ्रेंस बुलाई पाकिस्तान में। इस पूरे सामो लगता तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एक बयानिया है, जो ओवरसीज़ मकबूलियत है, उसको काउंटर करने के लिए सारा कुछ किया गया, इसे कैसे देखते हैं? एक बचकाना किस्म की ये काविश थी। आप 1000 बंदों को, 800 बंदों को एक कमरे में बिठा दें और कहें ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। वहाँ करोड़ों लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, उनका फ़ैसला बिल्कुल वाज़े है। वो क्या समझते हैं, मुल्क के हवाले से क्या रवैया रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो आप जहाज़ों में बिठा कर 800-900 लोग लाएँ और कहें ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो ये खुद फरेबी है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, पेट्रोलियम लेवी पर हम ज़रा बात कर लें। आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? हुकूमत ने 78 रुपीज़ तक उसको ले गई है और जो एक आम आदमी को रिलीफ पास ऑन होना था वो नहीं हो पाया। देखिए, बुरी बात है ना, जब बैनुल-अक़वामी कीमतें गिरती हैं तो फ़ायदा होना चाहिए आम आदमी को। हुकूमत इसको मौका बनाती है अपने पास मज़ीद रकम बटोरने का, और उस रकम का क्या इस्तेमाल होता है वो हमारे सामने है। तो ये पूरा निज़ाम हम इसीलिए अर्ज़ कर रहे हैं बार बार कि ये एक फ़्रॉड पर मबनी है। इस निज़ाम से आवाम को कोई फ़लाह मिल ही नहीं सकती। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो अखराजात हैं हुकूमत के, हुकूमती अहदेदारान के, जो वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जिनका मकसद सिवाय ये कि उनकी अपनी टोर हो, लगे कि कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है, ये सफ़ेद हाथी बनाने के लिए आवाम से पैसा बटोर रहे हैं। इसका फ़ायदा आवाम को नहीं होगा। तो अगर कोई रिलीफ मिली थी बैनुल-अक़वामी कीमतों के कम होने की वजह से, वो रिलीफ आवाम तक जानी चाहिए थी। ठीक है, हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है कि मतलब आवाम को रिलीफ देना है, वहाँ नहीं दे रही? आप अपोजिशन की बड़ी सियासी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने, उसको भी उस तरह अपने लिए थ्रेट नहीं समझ रही, कोई अलायंस नहीं बन पा रही, क्या हुकूमत इतनी पुरएतमाद कैसे दिखाई दे रही है? जी, हुकूमत बिल्कुल पुरएतमाद नहीं है। हुकूमत बौखलाई हुई है। हुकूमत को पता है कि उसकी जड़ें अवाम में नहीं हैं, उसके पीछे सिर्फ पुश्त पनाही है। जिस दिन वो पुश्त पनाही कमज़ोर पड़ी, हुकूमत ढेर हो जाएगी, तो इसके सिवा तो कुछ भी नहीं है हुकूमत के पास। उन्हें सिर्फ ये इस वक्ती यकीन है कि उनके पीछे जो सहारा देने वाले हैं वो मौजूद हैं, वो खड़े हुए हैं। वरना 16 सीटें जीतने वाली जमात हुकूमत में हो, ये एक मजाक है, और उसका किसी सूरत भी वो जमात मुस्तहकम नहीं है, ना अपने आप को मुस्तहकम तसव्वुर करती है। नहरों का मामला है, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खाइफ है। मिनरल्स वाला मामला है, उस पर दीगर अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं KPK में, वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं। तो ये हुकूमत मतलब ना अपने इत्तेहादियों को, ना अपोजिशन को, कहीं भी उनको कहने के सामने वक़्त नहीं दे रही। नहीं दे रही ना, इसलिए कि उनको यही लगता है कि हमें ज़रूरत नहीं है अवामी तायीद की। उन्हें यह लगता है कि उनको ज़रूरत नहीं है किसी सियासी हिकमत अमली की। उनके पीछे बस एक ताकत खड़ी हुई है, वो उसका चेहरा बनकर हुकूमत कर रहे हैं। इससे ज़्यादा उनको ना परवाह है, ना मुस्तकबिल की फ़िक्र है, ना अवाम के हवाले से उनको सोच करने की कोई ज़रूरत है। वो समझते हैं बस एक कुर्सी है, उसके पीछे खड़े हुए हैं कुर्सी को सहारा देने वाले, और हम बैठे हुए हैं, हम मौज मस्ती कर लेते हैं, आइंदा क्या होगा देखा जाएगा। तो ये है इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत। ठीक है, NA 213 का कल रिजल्ट आपने देखा, वहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़, बल्कि हुकूमत भी, जो नून लीग हुकूमत वहाँ पे आपके साथ थी, साम हो पीपल्स पार्टी के खिलाफ। लग ये रहा था कि नहरों के मामले पर कुछ इस तरह होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो सीट निकाल गए। इलेक्शन रिजल्ट आपने देखे?
जी देखिए, मैं नहीं समझता नून लीग हमारे साथ थी, ये बिल्कुल गलत बयानिया है। वहाँ पे ये सीट जो है तालपुर ख़ानदान की तारीख़ी तौर पे रही है और हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की है। जिस तरह इलेक्शन पाकिस्तान में इस वक्त कराए जा रहे हैं, उसी तरह ये इलेक्शन वहाँ पे भी हुआ। इसकी जो डिटेल्स हैं वो हम आपके सामने ले आएंगे कि इस इलेक्शन में किस तरह इलेक्शन दिन से पहले, इलेक्शन दिन के दौरान और रिज़ल्ट मुरतब करते वक्त क्या कुछ हुआ, वो सब सामने आ जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे उम्मीदवार लालचंद मली साहब का 75,000 वोट ले जाना ये एक काबिल ज़िक्र वाक़या है और हम समझते हैं कि सिंध इस वक्त बिल्कुल तैयार है तब्दीली के लिए। सिंध के शहरों में तो फरवरी 2024 में कराची शहर में PTI ने 19 सीटें जीती जिनसे हमें महरूम किया गया। 3-4 हज़ार वोट लेने वालों को फातेह करार दिया गया। तो ये सब कुछ तो हो चुका है। हैदराबाद में यही कुछ हुआ। लेकिन अंदरून सिंध में भी अब लोग समझ गए हैं कि कौन अवाम के साथ खड़ा है, कौन अवाम के हुकूक की फ़िक्र करता है और कौन नहीं करता। ठीक है राय साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किलात में है, बानी जेल में है, उनकी रिहाई के हवाले से और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है उसके ऊपर हुकूमत को लाने के लिए आप लोग कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही। तो अब क्या आगे क्या लाया अमल होगा पार्टी का, कैसे इन मामलों को लेकर आगे बढ़ेंगे? देखिए, मामलात बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। हमारा इत्तेहाद जो है वो बिल्कुल इंशाअल्लाह कायम होगा और मुल्क के कोने कोने से आप देखेंगे कि सियासी जमातें इकट्ठी होकर बाहर निकलेंगी। हमारी आइनी कानूनी जो जंग है वो बहरहाल जारी रहेगी और हम दबाव डालते रहेंगे मुक़्तदरा पर कि वो आइन कानून और शराफत के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं। ये अगर नहीं होता, अवाम के मैंडेट को नहीं माना जाता, तो अवाम ख़ुद फ़ैसला करेंगे। तारीख़ इसकी गवाह है, लोग आते हैं बाहर सड़कों पे। हम नहीं चाहते कि वहाँ तक मामलात जाएँ, हम चाहते हैं उससे पहले मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात तय पा जाएँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तारीख़ वो कुछ करेगी जो तारीख़ किया करती है। अवाम अपने फ़ैसले करेंगे, अगर वोट के ज़रिए फ़ैसले नहीं कर पाते तो फिर वो सड़कों पर करेंगे। सड़कों के लिए हालात साजगार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? इस टाइम आ सकते हैं दोबारा सड़कों पर? हो जाएंगे। देखिए, हालात हो जाते हैं, हालात बदलते हैं, हालात एक नुक्ते पर पहुँच जाते हैं और ऐसे पहुँचते हैं जिसकी लोगों को तवक्को नहीं होती। एक कोई वाक़या होता है, एक कोई चिंगारी होती है जिससे अलाव मुरतब होता है, ये हो के रहेगा। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, इससे पहले हम इस मामले को हल कर लें सियासी सतह पे, मुज़ाकराती सतह पे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अवाम अपना फ़ैसला ख़ुद करेगी। ठीक है, आपने मुज़ाकराती सतह की बात की है, किसी कोई बैक चैनल इस टाइम करंटली कोई राब्ता है, कहीं बातचीत हो रही है किस तक किस स्टेज पे? मैं नहीं समझता कोई बाज़ाब्ता गुफ्तगू है। ज़ाहिर है हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारे ओहदेदारान भी हैं, एक सूबे में हमारी हुकूमत भी है, तो कुछ ना कुछ तो राब्ता रहता है। वो एक हुकूमती सतह पे हो या पार्लिमानी सतह पे हो, वो राब्ता तो होगा। लेकिन बाज़ाब्ता मुज़ाकरात इस वक्त नहीं हो रहे। हम चाहते हैं कि ये ऐसा हो। इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक हम आगे बढ़ें और मुल्क में जमहूरियत और आइन की बहाली हो। ठीक है, आपने राब्तों की बात की। अमरीकी जो कांग्रेसमैन एक डेलीगेशन पाकिस्तान में था, जिन लोगों को वहाँ मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाए और जिनको नहीं जाना चाहिए था वो उन्होंने जाके वहाँ मुलाकात कर ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। देखिए, ये सारा मामला भी एक तरह से इसको भी कंट्रोल किया गया, किसको मिलना है किसको नहीं मिलना, वो भी इंतज़ामिया की तरफ से एक मुकम्मल कंट्रोल था इस तमाम अमल पर। लेकिन जो वाक़यात हैं, जो इस मुल्क के हालात हैं, मैं समझता हूँ उनका इदराक उस आने वाले वक्त को हो गया है। ठीक है, जो लोग गए राय साहब वो पार्टी के लोग हैं, पार्टी के अरकान असम्बली भी। अब मरवा साहब है, वो ऑल दो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ही MNA हैं, पार्टी लाइन से हटकर बात कर। इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई पार्टी से निकाल तो दिया आपने? कोई डी-सीट करने के हवाले से भी कोई फैसला कोई हम नियर फ्यूचर में देख रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है? नहीं, इस वक्त ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ। देखिए, जो एक तकरीब थी अमेरिकन एम्बेसी में, वहाँ उन्होंने ख़ुद लोगों को मदऊ किया, वो लोग ज़ाती हैसियत में वहाँ गए। इसके अलावा जो है हमारा राब्ता बराह रास्त नहीं हुआ, तो इसमें कोई तादीबी कार्रवाई की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा आखिर में ये बता दें, परवेज़ इलाही साहब जो हैं एक दोबारा से कुछ साहब वो एक्टिव नज़र आए हैं, अपने केसेस को लेकर अदालतों में पेश हो रहे हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद भी आए, तो वो लोग आपको फीड कर रहे हैं परवेज़ इलाही बतौर पार्टी के सदर की हैसियत से जो मामला है उनको लेकर? हमारी गुफ्तगू होती रहती है जी, हमारे हैं इदारे पार्टी के अंदर जहाँ ये गुफ्तगू और मुशावरत होती है, तो ये अमल बिल्कुल जारी है।
बातचीत होती रहती है, मतलब फीड कर रहे हैं अभी भी वो? देखिए, मोहन सिलाई साहब मौजूद हैं, पार्टी में उनका अहम एक रोल है, तो हमारी गुफ्तगू है जारी। मुझे फीड का लफ्ज़ समझ नहीं आया कि इससे आपकी क्या मुराद है। मुख्तलिफ जो मामलात होते हैं उन पर मुशावरत होती है। ठीक है, आखिर भी बता दें कि माइन एंड मिनरल्स का जो मामला है खैबर पख्तूनख्वा का, इसको बिला आखिर बानी पीटीआई के सामने जाएगा, फिर ही इसको आप लोग अप्रूव करेंगे? मतलब फैसला आखिर जो बानी पीटीआई करेंगे? जी ऐसा ही है, उनकी हिदायत के मुताबिक, बिल्कुल उनकी हिदायत के मुताबिक ही हम आगे बढ़ेंगे। और पार्टी में एक बड़ी राय ये है कि जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती उस वक्त तक हमें इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। जेल में उनसे मुलाकात जो भी होती है इंतहाई वो महदूद पैराए में होती है, कोई खुल के सैर हासिल गुफ्तगू नहीं हो सकती। इसलिए जब तक वो आज़ादाना इस मामले को नहीं देखते उस वक्त तक हम समझते हैं जो 2017 का कानून है खैबर पख्तूनख्वा में वो काफ़ी है, उसी पे अमल हो। नई कानून साजी के लिए एक नया विज़न चाहिए मादनियात के हवाले से कि मादनियात को हमने कैसे डेवलप करना है। सिर्फ पत्थर उठा के बाहर भेजने हैं या मुल्क के अंदर रिफ़ाइन करना है, हमने मिनरल्स को स्मेल्टिंग करनी है, फिर उसमें किसको हमने रोज़गार देनी है, क्या तरीका अपनाना है, कंपनियां बनेंगी, हुकूमत ख़ुद कितना काम करेगी। एक बहुत बड़ा ये एक मामला है, इसको इस तरह सरसरी अंदाज में तय नहीं किया जा सकता। ये फेडरल हुकूमत क्यों खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इसमें थोड़ा सा आप कह लें कि इन्फ्लुएंस करने की और कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रही है? नहीं करना चाहिए, ये सूबाई मामला है और वफाक की सतह से कोई ये ख़त नहीं आना चाहिए कि ये कानून पास करो, ये हमारा ड्राफ्ट शुदा है, हमने फ़लाँ से मदद ली है। ये तमाम अमल जो है ये वफाक की जो एक रूह है उसके मुनाफी है। ये मामला सूबे की सतह पे देखा जाना चाहिए, वो चाहे बलूचिस्तान हो। बलूचिस्तान में तो जो कानून पास हो गया है उसके हवाले से बहुत तशवीश का इजहार किया जा रहा है बलूचिस्तान के अंदर से, और यही कहा जा रहा है कि ये वफाक के दबाव के तहत हुआ है। तो ये बहुत बुरे इक़दामात हैं मुल्क की सालमियत के लिए। मुल्क में जो एक जगानगत की फ़िज़ा होनी चाहिए वो तभी मुमकिन है जब सूबों के हुकूक को माना जाए, जो वफाक की रूह है उसके मुताबिक मुल्क को चलाया जाए। तो ये तकाज़ा हम करते रहेंगे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी, लेकिन हर सूबे के हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान राज साहब, सीनियर कानूनदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद। अभी एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जो पेट्रोलियम लेवी है, जो फिच की रेटिंग आई है, इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो मुआशी इशारे जो हैं बेहतर हो रहे हैं, हुकूमत पुरएतमाद होती चली जा रही है। हुकूमत की जानिब से बिजली की जो कीमतों में रिलीफ दिया गया, हर डायल टोन पर प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ आपको सुनने को मिलती है। बताया जाता है 7 रुपये 41 पैसे एक आम पाकिस्तानी को रिलीफ दिया गया है। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनकी कीमतों में भी कमी हुई थी, जिसके बाद तवक्को की जा रही थी ये भी जो रिलीफ है एक आम आदमी को पास ऑन किया जाएगा। लेकिन इस पर जो है हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से आवाम से कुर्बानी मांगी गई है। प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। कीमतें तेल की और पेट्रोल की कम होने जा रही हैं, वो अभी शाम को उसका ऐलान हो जाएगा। सोचा कि इससे आवाम को पास ऑन नहीं करेंगे, जो कमी आ रही है उसको हम रिटेन कर रहे हैं। ये तय किया है कि कराची, कल्लात, खुजदार, कोयटा और चमन, इसको खूनी सड़क कहते हैं, ये सिंगल रोड है, लेकिन फंड्स के बगैर तो ये मुकम्मल नहीं होगा। अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह केपी से लेके सक्कर तक बेहतरीन मोटरवे बन चुकी। अब आगे जो है सक्कर, हैदराबाद, कराची ये बनने वाला है। उम्मीद की जानी चाहिए अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो ये M6, M9 इन्वेस्टमेंट से होगा और वो वफाक खुद बनाएगा शफाफ तरीके से इंशाअल्लाह। ये आपने प्राइम मिनिस्टर को सुना। पेट्रोलियम लेवी लॉ जो है उसको ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दील किया गया है। प्राइम मिनिस्टर कुर्बानी मांग रहे हैं। कराची से चमन तक जो रोड है, इसको मुख्तलिफ तरीके थे जिसके जरिए इसको बिल्ड किया जा सकता था, बनाया जा सकता था। हुकूमत अपने तरक्याती जो फंड है उनका इस्तेमाल भी कर सकती थी, लेकिन हुकूमत ने क्या किया, जो रिलीफ जो एक आम आदमी को मिलना था पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से जो आलमी मार्केट में कमी आई थी वो आवाम को नहीं दिया, और इसको जनाब इस रोड के हवाले से इस्तेमाल करने का हुकूमत ने फैसला किया है। जो माहिरीन है, मुबसरीन है, जो पूरी सूरत हाल पर नजर रखते हैं, वो कहते हैं जनाब हुकूमत
हुकूमत का बजट में शॉर्टफॉल था टैक्सेस के हवाले से, उसको पूरा करने के लिए मिनी बजट तो हुकूमत नहीं लेकर आई, लेकिन इसके जरिए हुकूमत ये सारा पैसा इकट्ठा करेगी। आज के प्रोग्राम में इन इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हुमायूं अख्तर खान साहब, साबिक वफाकी वजीर हैं। खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर मईशत हैं। खाकान साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो कम हुई तो कोई की जा रही थी कि इसका फ़ायदा जो है एक आम आदमी को पहुँचाया जाएगा, लेकिन हुकूमत ने कीमतें बरकरार रखी हैं। पेट्रोलियम लेवी पर जो कैप थी उसको भी हुकूमत की जानिब से बढ़ा दिया गया। देखिए, इस वक्त जो अथॉरिटीज़ ने फैसला किया है, आई थिंक बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे। मैं उसकी दोनों जो साइड्स हैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो ये है कि जो खित्ते में इस वक्त कीमत है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, पाकिस्तान की अगर मैं डॉलर टर्म्स में कंपेयर करूँ तो क्या 0.9 सेंट्स के करीब पर लीटर है। जब आप इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से कंपेयर करें तो वी आर चीपर। तो आई थिंक अथॉरिटीज़ का भी और यहाँ पे आई थिंक IMF का भी ये होगा कि नहीं चाहते कि कोई सर्ज हो फ्यूल डिमांड में और इससे जो इस वक्त इंपोर्ट का बैलेंस है वो तब्दील हो। याद रखिए कि इस वक्त डॉलर स्टेबल रहने की वजह से, जो मैक्रो स्टेबिलिटी की वजह है, और दूसरी वजह यह है कि जो इंपोर्ट बिल है पाकिस्तान का वो बिकॉज इंटरनेशनल कीमत कम हुई है वो कम हुआ है। आई थिंक एक तो ये वजह थी। दूसरी ऑफ कोर्स वजह जो एक्सप्लेन की जा रही है वो इज द फॉलोइंग कि वो इस फंड को अगर 8 रुपए को मैं देखूं तो साल के 115-20 अरब रुपए जमा होते हैं। इसको यूज करना चाहते हैं उस मोटरवे को या उस हाईवे को बनाने में जो कराची से लेके चमन तक जाएगी। ये है इस पर की सूरत हाल। देखिए, इसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि हुकूमत को बहुत क्लियर कर देना चाहिए कि कितने पैसे खर्च होने हैं। अब अगले 3 महीने में तो ऑब्वियसली नहीं होने और ये साल खत्म हो जाएगा, तो क्या फिर इसका इजरा में जुलाई से करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कितने अरसे के लिए ये लेवी रखनी है। N25 जो हाईवे है उस पर लागत क्या आएगी, उसमें से क्या इसमें से जाएगा, क्या PSDP में से खर्च होगा, क्योंकि ये भी याद रखिए कि 1100 अरब रुपया जो है वो PSDP में मौजूद है और हार्डली कहीं 400-500 अरब के करीब खर्च हुआ है, तो वहां भी रूम है। खाकान साहब, ये पार्लियामान का सेशन जारी था, उसको देखा हमने कि गैर मुय्यना मुद्दत तक जो है पोस्टपोन किया गया, मुलतवी किया गया और ऑर्डिनेंस के जरिए जो कैप हद जो थी उसमें कह लें कि उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये कुछ अरसे के लिए, क्योंकि ऑर्डिनेंस तो 120 दिन तक चलेगा ना, कि कब तक ये हुकूमत ये पैसे वसूल करती रहेगी। देखिए ना, इसका हमने 10 रुपए से ये शुरू किया था PDL, और PDL को एक वजह करने की जो ये थी कि जब GST 18% था उसको सिफर किया, क्योंकि GST प्रोविंसेस के साथ शेयर होता है। आपको मालूम है कि NFC के बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि 60% हम प्रोविंसेस को दे देते हैं और वफाक जो है उसके जो फाइनेंसेस हैं वो कमज़ोर हो गए हैं। मैंने हमेशा कहा है कि NFC पे बात दोबारा करनी पड़ेगी अगर फेडरल फिजिकल फ्रेमवर्क यानी कि फेडरल गवर्नमेंट का जो मालियाती फ्रेमवर्क है उसको दुरुस्त करना हो। तो एक तरीका ये था कि चूंकि PDL गवर्नमेंट फेडरल ही रख सकती है, वो डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं है, तो 10 रुपए से शुरू किया गया, फिर ये 60 रुपए तक गई और 60 में पिछले बजट में 70 की एक गुंजाइश पैदा की गई, वो भी यूज कर ली गई, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में आपको एक 7.5 रुपए की जो कमी आई है उसमें से 1 रुपए 70 पैसे उस 10 रुपए की वजह से जो PDL पिछली दफा बढ़ाई थी। अब जो 8 रुपए, तो आपके पास तो गुंजाइश नहीं थी, तो ऑर्डिनेंस करके, अब अगर आप देखें कि ऑर्डिनेंस अगर 3 महीने के लिए रहता है तो आप तो तकरीबन नेक्स्ट बजट में चले जाएंगे, तो मेरे ख्याल में तो बजट में ही इसको फिर ऑन बोर्ड करके इस एक्सटेंशन को फाइनेंस बिल के थ्रू एक्सटेंड कर दिया जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि इसको हमें बजट में ही कर देना चाहिए था, बट ये डिसीजन वी लीव इट टू दी अथॉरिटीज, उन्होंने बेहतर समझा। पर मैं बार बार कहता हूं कि उनको क्लैरिटी अगर वो दे दें, कितने पैसे चाहिए, कितने खर्च होंगे, कहां से आएंगे, कहां कहां यूज होंगे, और डेवलपमेंट बजट 1100 अरब में से क्या जाएगा। बलूचिस्तान का अपना 30% का बजट है, जैसे मैं कह रहा था, जो इसमें देना है। और ये भी याद रखिए कि चूंकि एक चीज अग्रीड है ना कि सूबों ने सरप्लस देनी है, तो सूबों के पास हमेशा रकम जो है वो ज्यादा होती है। मैं समझता हूं इस वक्त, और मैं इसका हामी हूं कि हमें बलूचिस्तान के साइड की जो रोड नेटवर्क है कनेक्टिविटी के लिए ठीक करना चाहिए, ना सिर्फ हमारे बलूचिस्तान में रहने वाले बहनों भाइयों के लिए भी, बट आगे देखिए ना कि सारा जो ट्रेड का काम होना है, क्या होना है, अगर सारे माइंस एंड मिनरल्स का काम होना है वो कहां से होना है, बलूचिस्तान से होना है ना। तो आप आमदोरफ्त को तो बेहतर करना चाहते हैं, बट क्या उसको करने के लिए हम फंड्स PSDP से ही यूज कर लेते। सो ये सारी बात है। मैंने जैसे पहले कहा कि आपने वजह फरमाया बलूचिस्तान में जो एक कह लें कि एहसास महरूमी भी है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, माजी में उसको निगलेक्ट किया जाता रहा, वहाँ पे चीज़ें बहुत बेहतर होने की जरूरत है। लेकिन हुकूमत का जो तरीका कार था, जिस मद से पैसे लेकर वहाँ दिए जा रहे हैं, इस पर सवाल उठ रहे हैं।
देखिए, ये बात दुरुस्त है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत जब कम होती है, उसका पूरी मुल्क की अफ़रात-ए-ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हाँ। और हर वो इंसान जो रिक्शे में, जो पेट्रोल डलवाता है अपनी बाइक में, छोटी गाड़ी में, उस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। पर इससे अमीरों का भी काफ़ी फ़ायदा होता है, ये भी याद रखिए। अब कुछ बिजली की कीमत में कमी हुई है, मैं आज भी कहता हूँ कि शायद इसकी 3 महीने को डिले कर सकते थे, ये एक थॉट प्रोसेस हो सकता था, फाइनेंस बिल में ही लाते। प्रॉब्लम हाँ। अभी नहीं आएगी बिकॉज़ अभी तेल की कीमतें और नीचे चली गई हैं आलमी मंडी में बिकॉज़ ऑफ द ट्रेड डिसरप्शन। अगर ये कीमतें दोबारा रिवाइव होती हैं, बढ़ना शुरू होती हैं और ऐसा ना हो कि हमें किसी स्टेज पे बढ़ाना पड़े, पर अगले कुछ महीने तो सेफ लग रहे हैं। पर जब बढ़ाना पड़ेगा तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि इसको कैसे एडजस्ट करना है। होपफुली अगर तेल की कीमत आलमी मंडी में जिसका बड़ा इम्पैक्ट आपकी फ्यूल प्राइसेस पे भी यानी कि कम होने की भी वजह बनी, बिजली हाँ। की कीमतें कम होने की वजह बनी और ये रूम क्रिएट हुआ जो कि आप यूज कर सकें। सो लेट्स होप कि इतनी ना बढ़े। फॉरवर्ड लुकिंग एस्टिमेट्स इतने ज्यादा नहीं है क्योंकि आलमी तौर पर जो रिसेशन फियर्स हैं वो भी बढ़ गए हैं, यानी कि 50% से ज्यादा खुद यूएस अथॉरिटीज के जो इस वक्त टेक्निकल फ्रेमवर्क लिखने वाले हाँ। हैं, रिसर्चर्स हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं, वो ये समझते हैं कि ऐसा हो सकता है। रिसेशन का मतलब है 2 क्वार्टर्स का नेगेटिव जीडीपी। बहुत से लोग रिसेशन का जिक्र कर देते हैं आदिल, बट समझाते नहीं है कि व्हाट डज दैट मीन। दैट ओनली मीन्स कि 2 क्वार्टर जो हैं यानी कि उनका जो जीडीपी है वो नेगेटिव हो ठीक है। जाएगा, ग्रो नहीं करेगा। सो ठीक ये है। एक ओवरऑल हुमायूं साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हुमायूं साहब, हम पूरी सूरत हाल में देख रहे हैं, उसमें जो प्रोजेक्ट जिसकी प्राइम मिनिस्टर अनाउंसमेंट कर रहे हैं कराची से चमन तक, उसकी ग्राउंड पर उस तरह भी फिजिबिलिटी बहुत सी चीज़ें भी होना बाकी थी, लेकिन हुकूमत ने अभी से पैसा कलेक्शन शुरू कर दिया है जो हुकूमत के फंड में जाएगा। क्या आगे चलकर ये उसी मंसूबे पर इस्तेमाल होगा या जो मिनी बजट के हवाले से हम बातें कर रहे थे, टैक्स का जो शॉर्टफॉल था, हुकूमत पूरा नहीं कर पाई थी अपने अहदाफ को, ये उसको पूरा करने के लिए सारी रकम इस्तेमाल हो जाएगी? और देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता। आई थिंक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने अगर एक ऐलान किया और पूरी कौम के सामने वादा किया है, तो वो वादा खिलाफी नहीं करेंगे। और ये रकम जो है, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का, चमन से शुरू होता है, कराची तक जाता है, उस पे 4 लेन मोटरवे में खर्च होगी। हमें अपने कम से कम प्राइम मिनिस्टर पे एतमाद करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस तरह रकम जो एक आम आदमी को रिलीफ मिलना था, वो रकम इस मद में जाना, आपके तरक्याती फंड्स ऑलरेडी मौजूद हैं, हुकूमत एक और मोटरवे बनाने का इरादा रखती है, उसके लिए काम शुरू कर रही है लाहौर से बहावल नगर के लिए। ये बड़ा एक अहम मंसूबा था जहाँ पे भी चमन था कराची, जिसकी प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को खुद वो बता रहे हैं, तो इसे नहीं पहले शुरू कर लेना चाहिए था उस दूसरे मंसूबे को शुरू करने से पहले? किसको पहले शुरू कर लेते? ये बहावल नगर मोटरवे के हवाले से भी चल रहा है, हुकूमत वो भी बनाने जा रही है, दीगर कई मंसूबे जा रही हैं, तरक्याती बजट हुकूमत के पास है। जो एक मेरा फोकस जो है, जो क्वेश्चन है कि एक आम आदमी को रिलीफ मिलना था, ये पेट्रोलियम जो मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में कम हुई थी, आम आदमी को जो फायदा मिला तो पास ऑन नहीं हुआ। देखिए, 10 रुपए पर लीटर की बात है, और अगर इससे एक सूबा जो कि अपने आप को अंडर प्रिविलेज समझता है, उसमें एक एडिशनल नया मैसिव मंसूबा का ऐलान किया जाता है, तो आई मीन 70 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लवी तो पहले भी लगी हुई थी आपके इस पर लीटर पेट्रोल पे। तो अगर वो 78 हो गई है, 80 हो गई है, और कीमतें इससे बहुत कीमतें तो आपकी 300 रुपए से भी ऊपर तक गई हैं, फिर नीचे आई हैं। कीमतें तो दुनिया में ऊपर नीचे होती रहती हैं, और अभी भी ये जो पेट्रोल की कीमत कम हुई है, ये वो सदर ट्रंप ने जो सिलसिला शुरू किया हुआ टैरिफ्स का, उस वजह से क्योंकि मंदी आ गई है मार्केट्स में, तो कीमतें कम हो गई हैं। कल ये मामला रिजॉल्व होगा तो कीमतें बढ़ जाएंगी। ये तो एक टेम्परेरी चीज होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अगर एक बहुत बड़ा मंसूबा का ऐलान किया है, तो ऑब्वियसली वो उस पर डिलीवरी होगी। वो तो प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया पूरी कौम से। लेवी ऑलरेडी खासी थी। चले, अब वजीर ख़जाना जो है वो इस पर उनका एक मौक़िफ़ है। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इस पर बात करते हैं, इन्फ्लेशन रेट बहुत नीचे आ गया, महंगाई बढ़ने की शरह बहुत कम हो गई, मतलब कई डेकेड्स में इतनी नहीं थी कम जितनी अभी हुई है। लेकिन वजीर ख़जाना कहते हैं कि एक आम आदमी को अभी तक जो महंगाई कम होने के समरात हैं वो नहीं पहुँचे, तो वो कैसे पहुँचेंगे जब सामो जहाँ से पहुँचने थे वो आपने दोबारा किसी और मद में कलेक्ट कर लिए? एक बात है ना, सिर्फ पेट्रोल की है, लेकिन अगर आप देखें तो खाने पीने की अशिया की कीमतें सिग्निफिकेंटली कम हुई हैं, और अभी जो एक चीज चाहिए, जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, जो
जो एक आम आदमी को फायदा पहुंचना चाहिए, वो मुल्क का जो इंडस्ट्री वगैरह सर्विसेज ठीक हो, ताकि इस मुल्क में नौकरियां पैदा हों, लोगों को आमदनी का जरिया बने। लेकिन कीमतें तो बहुत ज्यादा कम हुई। सिर्फ एक पेट्रोल में जो कि उतार चढ़ाव रहता है, कभी कीमत बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कम से कम हम हर 2 हफ्ते बाद इसको रिव्यू तो करते हैं ना। इसके अलावा तो बाकी जो इन्फ्लेशन है वो भरपूर अंदाज से कम हुई है पाकिस्तान में। ठीक है खाकन साहब, महंगाई जो है उसकी शरह में कमी आई, प्राइम मिनिस्टर हुकूमत उसका क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ वजीर ख़जाना से मैंने पहले क्वेश्चन किया कि वो कह रहे हैं कि एक आम आदमी तक सम्राट नहीं पहुंचे ताहाल, तो वो पहुंचने जिस जरिए से थे वो हमने किसी न किसी और मद में रकम जो कलेक्शन शुरू कर दी, उसको किसी और मद में रख लिया। नहीं, सम्राट का मतलब ये नहीं होता जी। देखिए, सिर्फ अगर कीमतें कम हुई हैं, वो वजीर खजाना, मैंने कोई गुफ्तगू तो नहीं सुनी, वो गालिबन ये कह रहे होंगे कि अभी तक क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट अभी तक कम है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट कम है, इंडस्ट्री में जब रेट बढ़ेगा, इंडस्ट्री ज्यादा लगेगी तो नौकरियां पैदा होंगी, लोगों की तनख्वाहें बढ़ेंगी, शायद वो इस चीज का जिक्र कर रहे थे। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से बातचीत का आगाज करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, वहीं से बात का आगाज करते हैं। एक आम आदमी को जो रिलीफ मिलना था वो नहीं मिल पा रहा, वजीर खजाना खुद इसका एतराफ भी कर रहे हैं। So let me try and explain something. देखिए, एक तो बात हम ये समझें कि कीमतें नहीं कम हुई, महंगाई कम नहीं हुई। महंगाई की रफ्तार, जिस रफ्तार से 2024 में महंगाई 24% बढ़ी थी, उससे पिछले साल 29% बढ़ी थी। जो मैक्रो स्टेबिलिटी है उसका एक अहम जुज़, और क्योंकि हम IMF के साथ हैं, मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कीमतों के बढ़ने की शरह या रफ्तार में कमी आई है। कीमतें आज भी बढ़ रही हैं ऑन द एवरेज। इस साल 5 से 7% कीमतें जो हैं ऑन द एवरेज, वो 51 जो बास्केट है फूड की, बिजली की कीमतें पहले बढ़ी, अब कोई हम एक आखिरी क्वार्टर में कम होते हुए देख रहे हैं, बट जब ऑन द एवरेज करेंगे तो कीमतें बढ़ेंगी। जो इसका मतलब ये है कि कीमतों के बढ़ने की रफ्तार में एक नुमाया कमी आ गई है। दिस इटसेल्फ इज अ रिलीफ इन द सेंस कि अगर मैक्रो स्टेबिलिटी ना आई होती तो कीमतें उसी तरह बढ़ती रहती। पर असल बात यह है कि अभी भी चूंकि एग्रीकल्चर इस साल उस तरह नहीं ग्रो किया जो पिछले साल ग्रो किया था, जिसकी वजह से अभी आप देख रहे हैं ना कि इस वक्त वीट की जो कीमत है वो कितनी नीचे आई है, बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप शुगर प्राइस देखें तो वो ऊपर गई है। सो हम इसको एवरेज आउट करके जब लाते हैं तो ये मैंने आपके फिगर सामने रखा है। ये भी याद रखिए कि जेनेरिकली फूड की कीमतें कम हुई हैं, पर मैं एक बात जरूर करता हूं, देखिए हम हमेशा ये रिलीफ की बात करते हैं ना, एक्चुअल रिलीफ ये है कि जो रियल वेजेस हैं, यानी कि जो लोगों की टेक होम वेज है, वो उससे ज्यादा बढ़े जो इन्फ्लेशन हुई है। इन्फ्लेशन फाइनेंशियल ईयर की जानिब हम बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको बजट के बाद इसकी शरह दोबारा ऊपर जाएगी कि यहीं रुक जाएगी, कि स्टैटिक हो जाएगी? क्या सूरत हाल लगती है आपको फ्यूचर में? इट इज टेरिबली इंपॉर्टेंट कि जो बजट आप देने जा रहे हैं वो हाईली रिफॉर्मिस्ट हो। वक्त भी है, स्पेस भी है। फंड की एंगेजमेंट ने आपको एक मैक्रो स्टेबिलिटी दे दी है। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, टैक्स रेवेन्यू का रिफॉर्म, मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स ड्रॉप करे, इनकम वाले पे ड्रॉप करे ताकि उसकी वेज बढ़े, नॉन सैलरीड पे ड्रॉप करे ताकि उसकी वेज बढ़े। आपको दिखाई दे कि अगर ताजिर दोस्त नहीं कामयाब हुई तो व्हाट डू यू वांट टू डू विद द रियल रिटेल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। पॉस मशीन्स के अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आई थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये एक बहुत ही ऑपर्चून टाइम है स्टेट के लिए, अथॉरिटीज के लिए, कि वो इतना बड़ा रिफॉर्मिस्ट और ट्रांसफॉर्मेशनल बजट प्रेजेंट करें, और IMF उसको बड़ा सपोर्ट करेगी कि लोगों को ये जो रिलीफ आप चाहते हैं ना वो वाकई होता हुआ दिखाई दे। IMF डेफिनेटली सपोर्ट करेगी, लेकिन हम दुआ गो इन्वेस्टर जो दावा कर रहे हैं उनकी जो कह लें कि ख्वाहिश है कि लास्ट प्रोग्राम हो IMF का, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। लेकिन हम देखें जिस जो आलमी जो रेटिंग एजेंसीज हैं, पाकिस्तान की रेटिंग के हवाले से खासी कह लें कि वो एक पुरएतमाद दिखाई दे रही है। हुकूमत एक हमें कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही है, वो कॉन्फिडेंस वहीं से मिल रहा है। फिच की हमने देखा जो रेटिंग पाकिस्तान की बेहतरी, साथ साथ पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका तस्करा कर रहे हैं कि हुकूमत के पास उसका मैंडेट नहीं है, एक बड़ी सियासी जमात के लीडर जो हैं वो जेल में हैं। तो हमारे सब इन हालात में जो हम देख रहे हैं, दुनिया भी हमारे जो पूरे हालात इसको ऑब्जर्व कर रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो कितना जरूरी है, चीजें बेहतर हो रही हैं मजीद बेहतरी के लिए। हुमायूं साहब,
देखिए, जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनका आपस में जब क्रेडिबिलिटी बनेगी, एतमाद एक दूसरे पे होगा तो डायलॉग होगा ना जी। अभी तो ये सूरत है कि कोई किसी पे एतमाद नहीं कर रहा और हर कोई एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है। डायलॉग हो सकता है लेकिन नेसेसरी कंडीशन है। असल जरूरी चीज ये है कि इस मुल्क में जो इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो श्रिंक कर रही है। ज़राई शोबा तो श्रिंक कर ही रहा है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग आपका 75 से 80% टैक्स रेवेन्यू लाती है और 75 से 80% इस मुल्क में नौकरियां पैदा करती है। पूरी तवज्जो अब है, मुझे मालूम है हुकूमत को, और अगले बजट में भी आपको नजर आएगी। पूरी तवज्जो ये होना चाहिए कि हम अपना इंडस्ट्रीज को कैसे रिवाइव करें। आपकी एक्सपोर्ट्स भी उसी पे डिपेंड करेंगी। आप जो मार्केट्स, जो नई मार्केट्स में जाना चाहते हैं, वो उसी में डिपेंड करेगा। आपके पास जब प्रोडक्ट ही नहीं होगी तो आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे। पूरी तवज्जो इस वक्त होनी चाहिए कि आप इंडस्ट्री को कैसे बाकी ट्रैक पे लाते हैं। ठीक है, आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, यूएस चाइना एक जो ट्रेड टेंशन देख रहे हैं, पाकिस्तान इसमें कहाँ खड़ा है? हम क्या कैसे इसे बेनिफिशियरी बन सकते हैं या क्या हम पे असरात हो सकते हैं आपके मुताबिक? बेनिफिशियरी का पता नहीं चल रहा जी, क्योंकि हर तीसरे दिन बाद तो एक नई चीज खड़ी हो जाती है आके। लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनली, यूनाइटेड स्टेट्स का 0.16% तिजारत है पाकिस्तान के साथ, लेकिन हमारे लिए अमेरिका बहुत जरूरी है। हमारे लिए ये एक मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और इस पे प्राइम मिनिस्टर की बहुत तवज्जो है। एक वक्त भी जा रहा है, हम अमेरिका से अपने मामला ठीक करने चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो, जैसे अब इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए जिसमें पाकिस्तान को कुछ मुल्कों के मुकाबले में एज थी, वो अब रेसिप्रोसिटी वो उन्होंने 90 डेज के लिए डिफर कर दिए हैं। अब चाइना अमेरिका की इस वक्त टेट फॉर टैट लगा हुआ है, बल्कि टेट फॉर टैट तो नहीं कहना चाहिए, वो तो बहुत ही सीरियस तरीके से ट्रेड वॉर शुरू हो जाए। अब देखते हैं ये किधर जाती है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज जो अगर हमारे पास हैं, अभी ये कहना बिल्कुल कबल वक्त है कि ये जो टैरिफ्स हैं ये मुल्कों पे कितनी देर रहेंगे और क्या चीज सस्टेन करती क्या नहीं करती। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी हमें, मैं समझता हूं कि ये मतलब अमेरिका को भी आप कह रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं है। खाकान साहब, इस पे कंसाइसली जरा बता दें कि इस ट्रेड टेंशन में पाकिस्तान क्या खड़ा है, पाकिस्तान पे इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान वहां खड़ा है कि आपका एक $3 अरब का उनके साथ ट्रेड डेफिसिट है। आपको नेगोशिएट करना चाहिए। सोयाबीन मंगवा सकते हैं, कॉटन 6 मिलियन बेल्स चाहिए, वो मंगवा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो आप उनको ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, तो उनका थोड़ा सा जो $2 अरब की हमारी तरफ आती है चीज़ें, वो बढ़ जाए, यानी कि उनकी एक्सपोर्ट बढ़ जाए, और फिर निगोशिएट करें कि आप क्या कर सकते हैं। बट ये वो वक्त है कि पाकिस्तान के लिए ना अपना टैरिफ रिफॉर्म करना, अपने रुपये की वैल्यू को सही डिटर्मिन होने देना, ISI जिसका मतलब है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी से निकल कर अपने मुल्क के जो को डीरेगुलेट करके, अपनी जो टैरिफ रिफॉर्म करके, अपनी ट्रेड रिफॉर्म करके, ये वक्त फिर वही है कि अपनी पैदावारी सलाहियत को ठीक करें, अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक करें। दिस इज फार मोर इंपॉर्टेंट टू करेक्ट ऑल दीज थिंग्स इन द शॉर्ट रन। तो निगोशिएट ही करना है ना उनसे, जो आप मंगवा सकते हैं वो मंगवा लें। आप एयरक्राफ्ट अगर खरीदने हैं तो आपने उन्हीं से खरीदने हैं। आपने स्टील प्रोडक्ट्स खरीदनी है तो आप खरीद सकते हैं, आप उनको ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। ये जो लोग समझते हैं कि हम ये काम करके ये वक्त गुजार सकते हैं ताकि हमें कोई डेंट ना पड़े, दैट मे बी ट्रू। ये तो निगोशिएशन स्किल्स ऑफ आवर टीम विज़ यूएस अथॉरिटीज जो है वो डेटा। पर ये मैं फिर कहता हूं, ये अपॉर्चुन टाइम है। टैरिफ रिफॉर्म, ट्रेड रिफॉर्म, प्रोडक्टिविटी रिफॉर्म, अगर हम ये करेंगे तो 2 से 3 साल में ना सिर्फ अमेरिका बल्कि बाकी, चाहे वो यूरोपियन ममालिक हों, ईस्ट एशिया, आप कह रहे हैं कि बातचीत होगी, दुनिया जिस तरह अमेरिका के साथ बातचीत कर रही है, इंगेज कर रही है। पाकिस्तान मेरे ख्याल से फिलहाल तो इंतजार कर रहे हैं कि दुनिया को अमेरिका किस तरह डील करता है, फिर हम जाकर कोई बातचीत करेंगे उनके साथ। बहुत शुक्रिया आप मौजूद मेहमानों को। नाज़रीन, आज हमसे हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।